मंजू को होली का त्योहार बहुत पसंद है। वो कहती है, होली में कितने सारे रंग एक साथ घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल जीवन की तरह। जीवन में भी हमें एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना पड़ता है। मंजू सबके साथ खुशी खुशी रहना चाहती है, क्योंकि उसे ये चीज कभी नहीं मिली। बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने चाचा चाची के पास वो रहती आई है, लेकिन एक भतीजी की तरह नहीं, एक नौकरानी की तरह। आजकल उसका चाचा बस एक ही बात कहता रहता है, इस भूतनी को अब घर से उतारना होगा। 25 की हो गई है या निकम्मी। जल्दी से लड़का देखकर शादी करवानी पड़ेगी। मंजू भी शादी करना चाहती है। उसे लगता है कि शादी के बाद उसका जीवन होली जैसा रंगीन हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसे कितना कुछ झेलना पड़ेगा। उसी वक्त यहाँ से दूर एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का उसकी माँ विमला के साथ बैठकर उसकी चौथी शादी का प्लान कर रहा था। माँ, बस ये शादी हो जाए और अगले साल होली आ जाए, उसके बाद हम अमर हो जाएंगे। हाँ बेटा, तांत्रिक बाबा के कहने के मुताबिक हमने 3 लड़कियों की बलि चढ़ा दी है, अब आखिरी की बारी है। विमला ने मंजू के घर रमेश का रिश्ता भेजा। रिश्ता मिलते ही मंजू का चाचा राजी हो गया। सुन कामचोर, तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है मैंने। लड़के का नाम रमेश है और ये उसकी चौथी शादी होगी। चौथी शादी? लेकिन ऐसे लड़के से शादी करना ठीक रहेगा क्या? तो क्या तेरे लिए कोई राजकुमार घोड़े में आएगा? तुझ जैसी काली कलूटी को तो ऐसा ही लड़का मिलेगा। ऊपर से इसका डिमांड भी कम है। लेकिन मंजू को ये लड़का ठीक नहीं लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अपने चाचा और चाची की बात उसे माननी ही पड़ेगी। उसने एक बार चाचा से पूछा, चाचा, उस लड़के की पिछली 3 बीवियां कहाँ हैं? वो तीनों मर गए हैं बीमार से। भला तीनों की तीनों बीमारी से कैसे मर सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मंजू कुछ नहीं कर पाई। 1 महीने के अंदर रमेश के साथ उसकी शादी हो गई। पहली रात में रमेश ने मंजू से कहा, देखो, मैं एक बात साफ साफ बता देता हूँ। मेरी माँ जो बोलेगी वो चुपचाप सुन लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, सुन लूंगी। अगले दिन मंजू सुबह 6 बजे नींद से उठी। उसकी सास विमला उसके पास आई और जोर से एक थप्पड़ मार दिया। क्या हुआ माँ? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये कोई टाइम है उठने का? सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। ये तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम देर तक आराम कर सकोगी। ठीक है माँ जी, कल से 4 बजे उठूंगी। ठीक है, अब घर के काम में लग जाओ। मंजू रोते हुए घर के काम में लग गई। विमला कुछ देर के लिए अपने कमरे में गई और तभी मंजू की जेठानी सुमित्रा उसके पास आई और धीमी आवाज में कहा, मंजू, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ? लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे तुम समझ नहीं रही हो, ये लोग बहुत। सुमित्रा अपनी बात खत्म नहीं कर पाई, तभी विमला वहाँ पर आ गई। क्या खुसुर फुसुर हो रही है? सुमित्रा, जाओ अपना काम करो। जी माँ जी। सुमित्रा चली गई। मंजू काम करने लगी और विमला उसके पास खड़ी रहकर सब कुछ देखने लगी। मंजू सोचने लगी, भला दीदी ने ऐसा क्यों कहा? उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी। लेकिन दोनों का मिलना नामुमकिन था। विमला हर वक्त मंजू के आसपास भटक रही थी। इसीलिए मंजू ने एक प्लान बनाया। उसने विमला के खाने में पेट खराब होने की दवा मिला दी। खाना खाकर विमला को प्रेशर आ गया और वो बाथरूम में दौड़कर चली गई। यही मौका है दीदी से बात करने का। मंजू सुमित्रा के पास गई। दीदी, आप तब वैसा क्यों कह रही थी? क्योंकि ये लोग तुम्हें मार डालेंगे मंजू। देवर जी यही करते आए हैं। तुम्हारे पहले 3 लड़कियों को मार दिया है उसने। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? वो दोनों अमर होना चाहते हैं, इसीलिए दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं। उस तांत्रिक ने उन दोनों से कहा था, अगर तुम दोनों लगातार 4 साल होली में 4 लड़कियों की बलि दे सकोगे तो ही तुम अमर बन पाओगे। हाँ, हम देंगे, हम बलिदान देंगे। सुमित्रा ने यही कहानी मंजू को बताई। मेरे पति का देहांत हो चुका है। वो अच्छे थे इसलिए मैं जिंदा हूँ। मुझे भी इस नरक से बाहर निकलना है। ये सब सुनकर मंजू बहुत डर गई। सुमित्रा ने कहा, तुम्हारे पास 1 साल है। देवर जी 1 साल से ज्यादा किसी भी लड़की के साथ नहीं रहते। भाग जाओ यहाँ से। लेकिन मैं भागकर कहाँ जाऊंगी दीदी? अपने मायके चली जाओ। ये सुनकर मंजू रोने लगी। उसके चाचा चाची उसे घर वापस नहीं लेंगे। मुझे जो करना है वो यहाँ रहते हुए ही करना होगा। दिन बीतते गए। विमलेश और रमेश बात बात पर मंजू पर हाथ उठाने लगे। मंजू के शरीर के जगह जगह से खून निकलने लगा और काले दाग भी पड़ गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद पता चला कि मंजू माँ बनने वाली है। इसके बाद से वो दोनों मंजू पर और ज्यादा अत्याचार करने लगे। दोनों मिलकर मंजू को मारने लगे।
मार खाते खाते मंजू की हालत खराब हो गई। रात को उसने अपने ही पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू मुझे माफ कर देना, शायद मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगी। उधर विमला के कमरे में दोनों माँ बेटे प्लान बना रहे थे। माँ, होली आ ही गई है। हाँ बेटा, होली के दिन साधु बाबा भी आएंगे और उनके सामने हम मंजू को खत्म करेंगे। दोनों होली के दिन मंजू को मारने का प्लान बनाने लगे। तभी मंजू के पास सुमित्रा आई। मंजू, तू मेरी बहन जैसी है। मैंने इससे पहले 3 लड़कियों को मरते हुए देखा है। मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मैं कैसे बच पाऊंगी दीदी, मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं है। एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं हम। चल मैं तुझे एक जगह ले जाती हूँ। ये बोलकर सुमित्रा चुपके से मंजू को लेकर एक जंगल में गई। ये मुझे कहाँ ले आई हो दीदी? यहाँ उन तीनों को दफनाया गया है, वो लोग तुझे भी यहाँ दफन कर देंगे। तू उन तीनों लड़कियों को बुला, अब वही तुझे बचा सकती है। मंजू और सुमित्रा तीनों की कब्र के पास बैठकर उन्हें बुलाने लगी। कुछ देर बाद तीनों की आत्माएं सामने आईं। बोलो, क्या बात है? सुमित्रा और मंजू ने सब कुछ खुलकर कहा। सब कुछ सुनकर एक आत्मा ने कहा, उस बदमाश ने हम तीनों को मार डाला है। भला हम तुम्हें क्यों बचाए? हमें तो कोई बचाने नहीं आया था। हम नहीं बचाएंगे तुम्हें, जाओ लौट जाओ। मंजू की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 2 दिन और बीत गए और होली आ गई। होली के दिन सब लोग रंगों से खेलने लगे। चारों तरफ रंगों का मेला लग गया। लेकिन इतने सारे रंगों में भी मंजू खुश नहीं हो पाई। उसे पता था कि आज ही उसका आखिरी दिन है। तांत्रिक बाबा भी आ गए। तांत्रिक ने विमला से कहा, विमला, तैयारी शुरू करो। हाँ तांत्रिक बाबा। विमला ने अपने हाथों से शरबत में जहरीली दवा मिलाई और फिर मंजू को बुलाया। बहू आ जाओ, ये शरबत पी लो। शरबत? नहीं माँ जी, मुझे अभी शरबत नहीं पीना है। नहीं पीना है मतलब पीना ही होगा, पी ले। मंजू को पता था कि शरबत में जहरीली दवा मिलाई गई है। मंजू मना करती रही और वो दोनों जबरदस्ती करते रहे। तांत्रिक ने भी मंजू को पकड़ लिया। साहू बाबा मंजू को मारने लगे, लेकिन मंजू ने शरबत नहीं पिया। उसके सारे शरीर से खून निकलने लगा। उसका सर फट गया और तभी कहीं से आत्माओं की हंसी उसके कान तक पहुंची। हम आ गए हैं मंजू, हम आ गए हैं। तुम लोग मुझे बचाने आए हो? हाँ, इन दोनों को हम सबक सिखाने आए हैं। ये बोलकर तीनों आत्माओं ने रमेश, विमला, तांत्रिक को आसमान में उठा लिया और उनको मिट्टी खोदकर जिंदा दफना दिया। सुमित्रा मंजू के पास आई। तू बच गई बहन, तू बच गई। अब हम दोनों यहाँ खुशी खुशी रहेंगे। मंजू बच गई। उसने सुमित्रा और उन तीनों आत्माओं के साथ रंगों का त्योहार मनाया। कुछ महीने बाद उसको एक बेटा हुआ और वो सुमित्रा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। रमेश ने अपनी कार एक बिना गेट वाले रेलवे क्रॉसिंग पर रोकी। कार से उसकी माँ और बहन दोनों उतरे। उतरने के बाद उन लोगों ने ये पक्का कर लिया कि आसपास तो कोई नहीं है ना। भाई, तूने देख लिया ना, आसपास कोई है तो नहीं ना? अरे तू फिक्र क्यों करती है? मैंने पूरी तरह चेक कर लिया है। बस अब आगे का काम सही से निपटा देना है, फिर मुक्ति। उसकी इस बात पर वृंदा ने रमेश की ओर कुटिलता पूर्वक मुस्कान के साथ देखा। उसके बाद वे तीनों अपनी गाड़ी के पास गए। उनकी गाड़ी में एक गर्भवती औरत बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला। रमेश और वृंदा ने उसके हाथ अपने अपने कांधे पर रखे। भाई, ट्रेन के आने में तो आधे घंटे बाकी है ना? हाँ, हमें ट्रेन का इंतजार नहीं करना है, नहीं तो हम फंस सकते हैं। बस इस मनहूस को पटरी पर लिटा देना है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि रमेश की माँ ने कहा, अरे रमेश, इस मनहूस को होश तो नहीं आ जाएगा? माँ, इसे ऐसी दवा दी है कि सीधा यमराज के पास जाने के बाद ही जागेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। ये तीनों राक्षस एक हत्या को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और हत्या भी किसी और की नहीं, अपनी बहू की। ये कहानी है मायागंज की। अभी सूरज निकला भी नहीं था कि मायागंज में रहने वाली ललिता की चीख से उसका पूरा घर गूंज उठा। उसकी 5 साल की बेटी डिम्पी ने जब अपनी माँ की चीख सुनी तो वो सहम गई। मत मारिए, मत मारिए मुझे, बच्ची के सामने तो कम से कम मत मारिए। ललिता की बात सुनकर उसके पति रमेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी बेल्ट उतारी और ललिता के शरीर पर बरसाते हुए बोला, अब तू मुझे बताएगी किसके सामने मारूं और किसके सामने नहीं मारूं? हाँ, मैं तेरा पति हूँ, पति। 7 फेरे लिए हैं मैंने तेरी जैसी मनहूस के साथ। मेरा पूरा हक है कि मैं जैसे चाहूँ, जब चाहूँ और जहाँ चाहूँ तुम्हारी चमड़ी खींच लूँ। ललिता की शादी 6 साल पहले रमेश से हुई थी,
ललिता के पिता ने जब अपनी बेटी का हाथ रमेश के हाथों में दिया था तो उन्हें जरा सा भी पता नहीं था कि वो एक दहेज लोभी राक्षस के परिवार में अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं। शादी के 1 महीने बाद से ही कभी इस चीज के लिए तो कभी उस चीज के लिए उसे तंग किया जाता, उसे जानवरों की तरह मारा पीटा जाता और कुछ न कुछ उसके घर से लाने की बात कही जाती। पिछले 3 महीने से तुझे एक ही बात कह रहा हूँ, लेकिन लगता है तू बहरी हो गई है। मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पिता के पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। उनका रोम रोम तो कर्जे में डूबा है, वो आपको क्या देंगे। देख, तुझे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, अपने बाप को बोल गाँव वाली जो जमीन है उसे बेच दे और उसके पैसे मुझे दे दे, मुझे अपने बिजनेस के लिए जरूरत है। रमेश की बात सुनकर ललिता ने कहा, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? दोस्तों के साथ अय्याशी करने वाले बिजनेस की, सारा दिन शराब में धुत रहने वाले बिजनेस की, या कुछ और जो मुझे नहीं पता। तेरी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है मनहूस औरत, और मुझे पता है तेरी जबान पर ताला कैसे लगाना है। इस बार रमेश ने अपनी पत्नी के सिर के बालों को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और फिर उसका सिर दीवार पर पटक दिया। ललिता का सिर फट गया और उससे खून बहने लगा। अपनी माँ की ये हालत देखकर डिम्पी ने अपने पापा के पैर पकड़ लिए। पापा, पापा, माँ को मत मारिए, पापा, माँ को मत मारिए। तभी रमेश की माँ कादम्बिनी देवी और उसकी बहन वृंदा वहाँ आ गई। उसने जब डिम्पी को अपनी माँ का बीच बचाव करते देखा तो, देख रहे हो रमेश इस चुड़ैल की बेटी को, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भैया, इस पर अभी से लगाम नहीं लगाया तो ये भी इस ललिता की तरह हाथ से निकल जाएगी। अपनी माँ और बहन की बात सुनकर रमेश का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसने डिम्पी को उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। वो बेचारी दर्द से कराह उठी। माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ, पापा मुझे मत मारिए, मैं मर जाऊंगी, पापा, मैं मर जाऊंगी। अरे तो मरती क्यों नहीं तू मनहूस, मर जा तो मुक्ति मिले, जीना हराम कर रखा है तुम दोनों ने। ललिता जब पहली बार गर्भवती हुई थी तो उसकी सास और ननद चाहते थे कि वो उसका टेस्ट करवा लें ताकि पता चल सके कि उसके गर्भ में क्या पल रहा है। वे चाहते थे कि ललिता के गर्भ से एक लड़के का जन्म हो। तुझे बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है, तुझे टेस्ट करवाना होगा, करवाना होगा, करवाना ही होगा। अगर नहीं करवाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ललिता अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन उन्हीं दिनों रमेश को 1 लाख रुपयों की जरूरत पड़ गई तो उसने ललिता से पैसों के लिए बोला, मैं पिताजी से पैसे इस शर्त पर मांगूंगी कि आप लोग मुझे टेस्ट करवाने के लिए नहीं कहेंगे। रमेश को अपनी अय्याशियों के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसकी बात मान गया। बहरहाल कुछ महीनों के बाद ललिता ने डिम्पी को जन्म दिया। डिम्पी को देखते ही रमेश, उसकी बहन और उसकी माँ ने नाक सिकोड़ लिए। उन्होंने ललिता के साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे उसने डिम्पी को जन्म देकर कोई पाप कर दिया है। डिम्पी के जन्म के कुछ दिनों के बाद की बात है। ललिता डिम्पी को गोद में लेकर घूम घूम कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। आजा रे निंदिया, निंदिया रानी आजा, डिम्पी को सुलाने, निंदिया रानी आजा, आजा रे निंदिया, निंदिया रानी आजा, डिम्पी को सुलाने, निंदिया रानी आजा। तभी रमेश जो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, उसकी नजर ललिता पर पड़ी। वो गुस्से में आग बबूला हो गया। माँ, माँ, वृंदा, अरे वृंदा, तुझे कितनी बार कहा है जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो इस मनहूस को मेरे सामने आने के लिए नहीं कहा कर। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? भैया क्या बोल रहे हैं? सही कहते हैं, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। डिम्पी के जन्म के बाद ललिता का जीवन और भी कठिन हो गया था। हर दिन उसे कोल्हू के बैल की तरह घर के काम में जोत दिया जाता और उसे मारा पीटा जाता। डिम्पी 5 साल की हो गई। उसे भी इतने दिनों में समझ आ गया कि उसके पिता कितने क्रूर हैं। बहरहाल ललिता एक बार फिर गर्भवती हो गई। जैसे ही ये बात रमेश के घर वालों को पता लगी, रमेश, पिछली बार तो न जाने इस चुड़ैल ने तुम पर क्या जादू कर दिया और तूने इसका टेस्ट नहीं करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप उस मनहूस डिम्पी का जन्म हो गया। लेकिन इस बार भी अगर तूने इसका टेस्ट नहीं करवाया तो क्या पता इसने एक और मनहूस को लाने की तैयारी कर रखी हो। रमेश एक बार फिर से ललिता पर टेस्ट के लिए दबाव देने लगा, लेकिन वो नहीं मानी। इस बात से वो बिफर गया और उसने कहा कि अगर वो टेस्ट के लिए तैयार नहीं होगी तो वो डिम्पी को मार देगा। बेचारी ललिता मजबूर हो गई और उसने अपना टेस्ट करवाया। इस बार भी उसके गर्भ में लड़की ही थी। मुझे तो पहले ही पता था, इस डायन ने एक बार फिर से किसी मनहूस को लाने की तैयारी कर रखी है। माँ, इस बार तैयारी वो नहीं, हम करेंगे। कादम्बिनी, वृंदा और रमेश ने मिलकर एक प्लान बनाया।
मैं आज ही नींद की गोलियां मार्केट से ले आता हूँ। हम चुपके से वो गोलियां ललिता के खाने में मिला देंगे और फिर इसे ट्रेन की पटरियों पर छोड़ देंगे। हाँ, ट्रेन आएगी और इसका काम खत्म। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। सभी सोचेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली है। इस मनहूस के मरने के बाद मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी, लेकिन माँ उस सपोली का क्या करना है? पहले ललिता को ठिकाने लगाने दो, फिर इसे भी उसी तरह ठिकाने लगा देंगे। लेकिन नींद की गोली उस सपोली के खाने में भी मिलानी होगी। रमेश ने वृंदा को पटरी पर लिटा दिया। जिस पत्नी को उसने अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर वचन दिया था कि वो हर सुख दुख में उसका साथ देगा, वही पति आज अपनी पत्नी को तेज रफ्तार ट्रेन के आगे छोड़कर जा रहा था। वृंदा, चल अब निकलते हैं यहाँ से, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए। वे वहाँ से निकलने की सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने देखा कि डिम्पी कुछ पुलिस वालों के साथ उनकी तरफ आ रही है। अरे ये मनहूस डिम्पी पुलिस वालों के साथ इधर क्यों आ रही है? भैया, इसके खाने में आपने नींद की गोलियां नहीं मिलाई थी क्या? अरे पागल है क्या? मैं भला ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? असल में रमेश जब अपनी माँ और बहन के साथ प्लान बना रहा था तो डिम्पी ने उन लोगों की बातें छिपकर सुन ली थी। वो अपनी माँ को ये बातें बताना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही उसने खाना खा लिया था। लेकिन डिम्पी ने नींद की गोली मिले खाने को नहीं खाया। उधर पुलिस वाले जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, उन सभी के पाँव फूल रहे थे। अरे वृंदा, कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे भाग यहाँ से। वे तीनों वहाँ से भागने लगे। इधर पुलिस वालों ने स्टेशन मास्टर को कहकर आने वाली ट्रेन को दूसरे स्टेशन पर रोक दिया था। पुलिस वालों ने ललिता को पटरी से उठाया और अपनी गाड़ी में रखा। इस बीच रमेश, वृंदा और कादम्बिनी पटरियों के बीच भागे जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी पटरी पर एक दूसरी ट्रेन आ रही है। और जब तक उन्हें पता लगा, ट्रेन उनके बहुत नजदीक आ गई थी। अरे ये ट्रेन इस पटरी पर कैसे आ गई? उन्होंने बचने की कोशिश तो की, लेकिन तेज रफ्तार की ट्रेन की चपेट में आने से तीनों मारे गए। उन्होंने ललिता को मारने की साजिश रची थी, लेकिन वो खुद मौत के मुंह में चले गए। ललिता अपने पिता के पास वापस लौट गई। आज उसकी एक और बेटी है, जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा है। ललिता एक स्कूल में पढ़ाती है और अपने बच्चों का लालन पालन करती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें